Hello everyone, welcome to Concept King, the place where learning becomes simple, clear, and powerful. And if you ever find studies difficult and confusing, don't worry, I am here to solve every concept easy for you. Okay, so let's start today topic and आज का टॉपिक है चैप्टर 2 का जो चैप्टर है क्लास 8 का। आज हम उसे करने वाले हैं। ओके, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। तो पहले बताओ, इनविजिबल का मतलब आप क्या समझते हैं? जो कि नहीं दिखाई देता है। लिविंग वर्ल्ड का मतलब कुछ भी ऑर्गेनिजम्स हो गए जो भी रहते हैं। तो यहाँ पर इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स ऐसे मतलब बात किए हैं। नेक्ड आई मतलब हमारे खाली आई से भी हम उसको नहीं देख सकते, इनविजिबल है। वो क्या ऐसा है जो कि एक ऑर्गेनिज्म भी है और इनविजिबल भी है? वो कौन सा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर एबव सर्टेन साइज। ओके, कुछ साइज को ही हमारे आए देख सकते हैं। ओके, तो हम द पीस ऑफ ग्लास was shaped like a lentil seed, thick in the middle and thin at the edge, hence they call lens. सो लेंस भी कुछ होते हैं टाइप के ग्लास होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो कि हम मैग्नीफाई करके एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को। ओके, उसके बाद आपको पता चलना चाहिए ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो कुछ भी है हम उनको ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, यहाँ पर जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ओके, ये एक हमारा लेंस के टाइप यूज़ होता है। कौन सा लेंस पता है? कॉनकेव लेंस। हम पढ़ेंगे ये अपकमिंग चैप्टर्स में। ओके, सॉरी, कन्वेक्स ना, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस के यूज़ होता है। ओके, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, आप कुछ पढ़ते हैं तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा शायद। तो इसका आंसर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसका आंसर है। ओके, जो लिविंग भी है, छोटे, हमारे नेक्ड आई को दिखाई नहीं देते हैं। उससे छोटे से बना भी है सेल। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे से बना भी है। क्या उस मतलब सेल से भी, मतलब उससे भी सेल छोटा है। ओके, तो यहाँ पर देखो, तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। जो भी कुछ हो जाए वो सेल के अंदर ही होता है। हमारा न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, नरिशमेंट हो गया, जो भी कुछ है वो हमारा सब सेल के अंदर ही होता है। ग्रोथ हो गया बॉडी का। ओके, सो एवरी यहाँ पर एक पढ़ते हैं। इन 1665 a scientist named Robert Hooke, okay, published a book called Micrographia. He was a careful observer and a skilled artist. Okay, in this book he showed detailed drawings of tiny things that people had never seen before, things he saw using a tool we now call a microscope. तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, इंग्लिश साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक। ओके, उन्होंने क्या किया है, 1665 में उन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। और उसमें अपने माइक्रोस्कोप्स के मतलब अंदर कुछ भी दिखे हैं जो कि कभी भी पीपल अपने देखा नहीं था, कि अपने खाली आंखों से भी देख नहीं सकता, जिसको हमें एक माइक्रोस्कोप ज़रूरत है देखने के लिए। वो उसके बारे में डिटेल
नोट किए हैं इस माइक्रोग्राफिया बुक में। ये जो बुक है ना, इस बुक में ये पूरा एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे किए हैं वो। सो सेल के बारे में इसमें लिखे थे। ओके, वो ही फर्स्ट टाइम पर्सन थे जिसने सेल को डिस्क्राइब किया था। कौन थे? रॉबर्ट हुक। His microscope make things look 200 to 300 times bigger than what one could eye see with the unaided eye. ओके, खाली आँख के मतलब जितना नहीं देख सकता एक व्यक्ति, उससे 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़ा करके उनके माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता था। One day he looked at a thin slice of cork and saw it was made of many small empty spaces. तो वहाँ पर एक जो छाल होता है ना ट्री का, वो एक स्लाइस लाकर थिन स्लाइस में दिखे कि वहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस के जैसे वहाँ पर थे। These compartments reminded him of a honeycomb. और वो जो हनीकॉम के जैसे दिखाई देते थे। ओके, ऐसे दिखाई देते थे वो जो स्लाइस कॉर्क थे। He drew what he saw and called each small space a call. और जो छोटे छोटे बीच में गैप जो थे उन्होंने उसको नाम दिया ए सेल। ओके, दिस was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life. मतलब उसके सेल एक छोटा सा सेल बन बनकर एक बड़ा सा स्लाइस का कर्क हुआ है। तो उस दिन वो फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम सेल को डिस्क्राइब किया था साइंस में। टू डिस्क्राइब इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे ब्रिक्स को जोड़ कर एक घर जैसे बन जाता है, ऐसे सेल यहाँ पर जोड़ कर एक कम्प्लीटली एक ऑर्गेनिज्म का बनता है। अराउंड द सेम टाइम इन 1660s, उन्हीं के टाइम पे 1660 के दौरान एंटोनी वान लियन हुक एक व्यक्ति थे जो कि एक डच साइंटिस्ट थे। वो बनाए और ज़्यादा बेटर लेंसेज दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप्स। ओके, उन्होंने और भी ज़्यादा बेटर लेंसेज बनाए। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टिनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। बिकॉज ऑफ दिस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग थिंग्स के सेल मतलब ढूंढे थे। मतलब जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर तो ब्लड सेल हो गया, इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। पहले रॉबर्ट हुक ने फाइंड किया था, लेकिन उन्होंने कौन सा फाइंड किया था? रॉबर्ट हुक फाइंड किए थे पहले। जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने पहले डेड सेल को फाइंड किया था। ओके, लेकिन जो एंटोनी वान लियन हुक है उन्होंने पहले लिविंग सेल को फाइंड किया, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ब्लड सेल हो गए। इसी कारण हम उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बुलाते हैं। सॉरी। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइक्रोस्कोप है रॉबर्ट हुक का ये। ओके, तो ये दोनों व्यक्ति थे जो कि सेल के बारे में कुछ डिस्कवर किए। अब पढ़ते हैं सेल क्या होता है। तो सेल नॉर्मली होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। तो आपको एक अनियन लेना है, अनियन का पील लेना है, और अनियन पील में जो अनियन बॉल है उसको रिमूव कर लेना है।
जो ऊपर एक और एक पतला सा लेयर लाना होगा, उसे लेना है। ओके, उसको आपको लेना है और यहाँ पर रखना है इस कंटेनर में, और कंटेनर में रखकर उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ साफ्रानिन मारना है, जो कि रेड कलर का स्टेन होता है, फॉर 30 सेकेंड्स। उसमें फ्यू ड्रॉप्स गिराना है। ओके, साफ्रानिन जो कि एक रेड कलर का स्टेन होता है, 30 सेकेंड के लिए। ये उसको एक पिंकिश कलर देगा सेल को, जो कि हमें क्लियरली देखने के लिए यूज़फुल होगा। ओके, ऑनियन का पील है, वहाँ पर सैफ्रन गिराना है। ओके, नाउ केयरफुल प्लेस द स्टैंड ऑन ग्लास स्लाइड यूजिंग ए थिन ब्रश ensuring डज नॉट ब्रेक और फोल्ड। और उसको लेकर और ग्लास से मतलब रख लेना है इसमें, ग्लास स्लाइड में। और वहाँ पर जाने के बाद उसमें ग्लिसरीन डालना है। क्या डालना है? ग्लिसरीन डालना है। ग्लिसरीन जो डालेंगे वो उस सेल को सूखने नहीं देगा। ओके, वो ड्राइंग को प्रिवेंट करेगा और उसके क्लैरिटी को इम्प्रूव करेगा। विजुअलाइजेशन सेल्स हम देख सकते हैं ठीक से, इसीलिए इसको इम्प्रूव करेगा, जिसके कारण हम बेटर विजुअलाइज कर सकते हैं सेल को। ओके, अब इसके बाद आपको माइक्रोस्कोप से दिखना है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ओके, किसका? एक प्लांट सेल का। ये क्या, एक प्लांट का है ना, तो ये एक प्लांट सेल है। कौन सा है? यस, ये एक प्लांट सेल है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स के जैसे होगा, ब्रिक के जैसे। और यहाँ पर जो ये डॉट 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 है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, और सराउंडिंग कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये साइटोप्लाज्म होते हैं। और ये जो है, जो थिन लेयर आउटर बाउंड्री, ये सेल मेम्ब्रेन होते हैं। और उनका और एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होता है, जो कि एनिमल सेल का नहीं होता, वो सेल वाल होता है। ओके, पढ़ते हैं। So you will observe nearly rectangular structures under the microscope. These are the cells of the onion peel. ये onion peel का सेल है। ओके, अब ये तो हो गया, ये हो गया प्लांट सेल का। ओके, ये तो था प्लांट सेल का। अब देखो ये एनिमल सेल का। देखो एनिमल सेल का कैसे, हमारे जो माउथ में जो मतलब क्लीन वाटर से रिंस कर लेना है। ओके, और टूथपिक लेकर ब्लेंड करना है। यूज़ द ब्लॉन्ड एंड ऑफ ए क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ ए चिक। ओके, और वहाँ से लाना है ऐसा कुछ। और आप जब माउंट को लाओगे चिक सेल से, तो वहाँ पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ओके, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो ये जो ये दिखाया होगा, ये जो है बाउंड्री इसका पूरा, ये जो पूरा बाउंड्री है। ओके, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, और उसके सराउंडिंग जो जेली लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। और जो बीच में पूरा न्यूक्लियस, मतलब एक राउंड स्ट्रक्चर है स्फेरिकल का, वो न्यूक्लियस होता है। ओके, तो सिमिलरिटीज़ पहचान में आ गया। उसमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, लेकिन सेल वाल ये जो प्लांट सेल में होते हैं या एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं। अब देखो, यू हैव ऑब्जर्व दैट द सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स। इनके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक आउटर लेयर बाउंड्री होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडिल को न्यूक्लियस बोलते हैं, which is also covered by a thin membrane. The space between the cell membrane and nucleus is filled with jelly-like substances filled है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। These three, that is cell membrane, cytoplasm and nucleus, are the basic parts of a सेल। ओके, some cells like onion peel cells हो गए, उनमें एक एक्स्ट्रा बाउंड्री आउटर लेयर होता है, जिसको हम सेल वाल भी बोलते हैं, जो कि ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहते हैं। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इनका रहने का हेल्पफुल क्या है, हमारा ज़रूरत क्या है पड़ता है।
व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ these स्ट्रक्चर्स इन ए सेल। ओके, हम जो देखे थे प्लांट सेल वो कैसा स्ट्रक्चर का था, रेक्टेंगुलर का था, लेकिन ह्यूमन सेल का, एनिमल सेल का मतलब वो कौन से भी स्ट्रक्चर का हो सकता है। ओके, एंड वो कौन से फंक्शंस करते हैं, कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और उन फंक्शंस का हमारे लाइफ के में इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में। ओके, पढ़ते हैं एक एक करके। पहले पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है। ओके, यहाँ पर हम फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस सबका यहाँ पर है। ओके, ये आ सकता है आपको 3 मार्क्स का या फिर तो 2 मार्क्स का, ये आपको पूछ सकता है। ओके, पढ़ते हैं। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म भी है इसमें, और न्यूक्लियस को वो क्या एनक्लोजेस मतलब उसको अंदर में ये रखता है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेल से अनदर सेल को सेपरेट करता है। देखो, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया। कौन सेपरेट कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन कर रहा है ना, जो आउटर लेयर बाउंड्री है। हाँ, वो एक सेल से अलग सेल को सेपरेट भी करता है। और क्या करता है, और ये पोरस स्ट्रक्चर के होते हैं जो कि वो अलाउ करते हैं मटेरियल्स को जो कि हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है, और वेस्ट मटेरियल को एग्जिट कर देते हैं जो हमारे बॉडी के लिए कुछ भी हार्मफुल हो गए, या फिर तो जो भी कुछ वेस्ट पार्ट्स हो गए उसको ये रिमूव कर लेता है। साइटोप्लाज्म हो गया, उसका फंक्शन हो गया, it contains other components of cell and compounds such as carbohydrates, proteins, fats and minerals and salts। ओके, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ये सब हो गए। इसको ये करता है कंटेन, इसको ये रखता है, जो कि ज़्यादातर लाइफ प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होते रहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे वाइटल कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। देन द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज़ दैट अकर विद इन द सेल। हमारे सेल में जो भी कुछ एक्टिविटीज़ होता है उसको रेगुलेट करता है हमारा न्यूक्लियस। ऑल्सो इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी कुछ ग्रोथ मतलब होता है उसको भी ये मेंटेन करके रखता है, उसको भी मतलब ये रेगुलेट करता है। ओके, अब पढ़े थे कि एक्स्ट्रा सेल वॉल जो कि प्लांट में था। इट्स द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिगिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ओके, ये इसको रिगिडिटी प्रोवाइड करता है, मेंटेन शेप मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड शेप प्रोवाइड करता है, और इसको मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कंपैक्टली विथ ईच अदर एंड लुक फेमिन स्ट्रक्चर। इसलिए एक रेक्टेंगुलर शेप में हुआ है, और सब जो सेल है वो कंपैक्टली अरेंज्ड हुए हैं एक वेल मैनर में। ओके, अब पढ़ते हैं और भी कुछ होते हैं हमारे प्लांट सेल में जो कि एनिमल सेल में नहीं रहते हैं, जैसे सेल वॉल हो गया, और क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट हैव टिनी रॉड शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। प्लांट सेल में कुछ टिनी रॉड शेप के भी होते हैं जिसको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट। ओके, बहुत सारे प्लास्टिड रहते हैं, जैसे कि न्यूरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया। ओके, तो जैसे एक प्लास्टिड है जैसे क्लोरोप्लास्ट, ये क्या करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है,
जो कि इसको ग्रीन प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, जिससे वो खुद का खाना बना सके। लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट्स में ये क्या करता है, उसमें भी रहता है, इसमें ये जो सब्सटेंस है उसको स्टोरेज करने में ये हेल्पफुल होता है। ओके, और इनमें प्लांट सेल में कुछ एम्प्टी लुकिंग स्पेस हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस। यहाँ पर जो है एम्प्टी लुकिंग स्पेस ये भी रहता है, जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। ये हेल्प करता है प्लांट सेल को इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस जो भी कुछ हो गया उसको स्टोर करने में, और जो भी गंदगी हो गया उसको, वेस्ट जो भी हो गया उसको निकालने में। एंड इट आल्सो मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, और इसके सेल के शेप को मेंटेन करके रखने के लिए भी ये यूज़ आता है वैक्यूल। ओके, दिस गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। ओके, ये इसको स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट करता है ये सब। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, अगर भी रहते हैं तो बहुत ही कम प्रेजेंट रहते हैं और पूरे स्मॉल प्रेजेंट रहते हैं। दिस स्मॉल वैक्यूल स्टोर सर्टेन सब्सटेंस डिजर्व इन वाटर। ओके, ये जो कुछ भी स्मॉल वैक्यूल्स रहते हैं वो कुछ सर्टेन सब्सटेंस को स्टोर करके रखते हैं जो कि वाटर में डिजर्व होते हैं। So cell is not just a simple bag of beauty, it is a complex structure made of many different parts, each with own special function to allow the cell and turn the entire organism to work। तो एक सेल ऐसे ही नहीं है, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत सारे डिफरेंट शेप से बना हुआ है, बहुत सारे डिफरेंट उसका फंक्शंस है जो कि सेल को अलाउ करते हैं एक कैसे एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म को बनाने में। ओके, तो यहाँ पर इसका हो गया, ये हो गया हमारा एनिमल सेल, ये हो गया हमारा प्लांट सेल। यहाँ पर जो ये बाउंड्री मैं दिखाता हूँ, हाँ, ये जो एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर बाउंड्री है, ये जो एक्स्ट्रा आउटर लेयर बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ओके, ऊपर और यहाँ पर जो ये है, रुको मैं दिखाता हूँ, और ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल वॉल, इसको सेल मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पर जो ये है ये न्यूक्लियस, और ये जो एम्प्टी लुकिंग स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो इतना बड़ा है, ये हो गया वैक्यूल, और उसके जेली लाइक सब्सटेंस जो घूम रहे हैं ये साइटोप्लाज्म। ओके, और ये जो हो गया ये जो प्लास्टिड्स जो कि क्लोरोप्लास्ट है, और ये जो हो गया ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी क्या करता है, ये सेल को रिजिडिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम ही करता है। ओके, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये साइटोप्लाज्म, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इस एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है। ये एनिमल सेल, ये हो गया प्लांट सेल। ओके, अब देखो, यू हैव नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वी नाउ आल्सो अंडरस्टैंड दैट द प्लांट एंड एनिमल सेल्स डिफरेंट इन शेप एंड स्ट्रक्चर। ओके, शेप में भी और स्ट्रक्चर में भी ये दोनों वेरी करते हैं। Do different animal cells also vary in their shape and structure? Yes, animal cells shape and structure में भी वेरी करते हैं। जैसे कि मैं बताया कि जो कौन से भी शेप में हो सकते हैं।
अब वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, उनका शेप के अकॉर्डिंग, उनके कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं सेल्स का। जैसे एक तो हो गया मसल सेल, देखो ये हो गया जैसे एग्जांपल एक मसल सेल हो गया जो एक स्पिंडल शेप का है, और ये हो गया नर्व सेल जो एक डिफरेंट ब्रांचेस, लॉन्ग ब्रांचेस का शेप के जैसे है। ओके, ये एक स्पिंडल शेप के जैसे है ना, ये के कांटे के जैसे, और ये कुछ ब्रांचेस के शेप के जैसे है। ओके, ये मसल सेल हो गया और ये नर्व सेल हो गया। The muscle cell and the nerve cell of a human are shown in figure 2.6 जो हम देखें। What are the similarities and difference you see in them? इनमें सिमिलर और डिफरेंट क्या है ये पूछना है। यहाँ पर है, देखो क्या डिफरेंट है। A muscle cell is shaped like a spindle, while a nerve cell is very long and has branches type structure. Similarly, some cells are round in shape, while others are long and thin. The number of cells also vary in different organisms. Why do cells look so different from each other? Does the shape and structure of cell relate to its function? ओके, तो ये इन दोनों में क्या, शेप एंड स्ट्रक्चर दोनों ही अलग है और उनका अलग अलग काम है। और ये जो सेल के जो शेप हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, वो अपने फंक्शन के साथ यस रिलेटेड है। देखो बहुत सारे सेल हो गए जैसे उनका फंक्शन हो गया पढ़ते हैं। द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हेल्प देम कैरी आउट ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, उनके यूनिक जो शेप हो गया, साइज हो गया या फिर तो स्ट्रक्चर हो गया सेल्स का, वो फंक्शंस भी करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस। बट हाउ डू दिस सेल्स हेल्प परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन द बॉडी? हमारे बॉडी में कैसे करते हैं वो हम अब पढ़ते हैं। ओके, जो इनर चेक सेल्स हो गए आर थिन एंड फ्लैट, दे परफॉर्म ए प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। ओके, हमारे चीक में वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के जैसे काम करते हैं इनर सरफेस में। ओके, ओके ये एक हो गया। एंड सेकंड, नर्व सेल्स आर आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी। ये जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल है ये क्या करता, इसको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, वो मैसेजेस को कैरी करता है हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को पहुंचने में। एंड द एलोंगेटेड शेप एंड ब्रांचेड स्ट्रक्चर हेल्प देम रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पास अ मैसेज क्विकली। इसका जो ब्रांचेस टाइप के स्ट्रक्चर है और जो एलोंगेटेड शेप है, इसको ये हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा क्विकली इसको ट्रांसफ़र करने में, वो जो मैसेज को अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। और प्लांट्स में भी कुछ होते हैं जैसे कि रेक्टेंगुलर हो गया, एलोंगेटेड हो गया, ओवल हो गया, और कुछ ट्यूब लाइक भी होते हैं। ट्यूब लाइक कैसे, जो कि लॉन्ग ट्यूब्स करते मतलब होते हैं जो वाटर को कैरी करने में हेल्प होता है थ्रू आउट द प्लांट। ओके, जैसे देखो प्लांट सेल में क्या हो गया, प्लांट सेल में जैसे जाइलम आ गया और एक फ्लोएम। ओके, ये क्या करते हैं, जो जाइलम है, ये जो जाइलम है ये वाटर को ट्रांसफर करता है, और जो फ्लोएम है ये फूड्स हो गए, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, इसको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रहकर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को रीच करते हैं। ओके, भेजते हैं। वैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होते हैं, जैसे वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ मसल सेल से बना हुआ है। एक ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप, और वो क्या करते हैं, फूड पाइप में जो मसल है वो कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और बॉडी के मसल्स के रिएक्शन के जगह जो भी कुछ फूड है उसे पुश करते हैं, और हमारे जो स्टमक के अंदर पुश करते हैं जाने के लिए। वो मूवमेंट जो हुआ पॉसिबल हो सका क्योंकि उसमें जो मसल सेल्स थे वो थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप के थे मसल शेप। ओके,
अब वो वेव लाइक मैनर में करते हैं। ओके, स्टोमक ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। स्टोमक में भी डिफरेंट सेल्स होते हैं, वो भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मसल सेल्स हो गए स्टोमक में, वो परफॉर्म करते हैं टू हेल्प द चॉन द फूड, उस फूड को चॉर्न करने के लिए, फूड को क्रश करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। मसल सेल्स कुछ भी है तो डाइजेशन में वो हेल्प करते हैं। ओके, अदर सेल्स हो गए जैसे इनर लाइनिंग में, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड जो होता है जैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में और डाइजेस्ट करते हैं। एंड ऑल दिस सेल वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। ओके, समझ में आ गया? ऐसे हमारा डाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बॉडी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा बॉडी जो है उसका लेवल कैसा है, कैसे होकर हमारा बॉडी एक कम्प्लीटली हुआ है। तो पहले देखो मैं बताता हूँ। पहले तो हमारा सेल था, सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाए, टिश्यू से ऑर्गन हुआ, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बना, और एक ऑर्गन सिस्टम से हम पूरा फुल्ली कम्प्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनाए। ये हो गया पूरा प्रोसेस। ये 2 मार्क्स से आ सकते हैं। ओके, कैसे कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म ए टाइप ऑफ टिश्यू, different tissues work and organize to form an organ, organs work together to form an organ system, and that performs a major function in the body, and all the organ systems together make up a complete organism like a plant or an animal। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ये बन गया। हाँ, ओके, ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये हमको समझाते हैं कि कैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक लाइक सेल्स एक पूरा हमारे कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग को तैयार करता है कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के दौरान। जैसे कि एग्जांपल हो गया कि कैसे करता है। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस विद ए सिंगल सेल, सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि एग हो गया। The egg of an organism has an amazing ability to divide repeatedly to form a completely living being made of many cells। के मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब डिवाइड यहाँ पर का मतलब तो एक सेल से और भी ज़्यादा सेल्स बनते जाएंगे। ओके, डिवाइड होते होते जाते हैं और उनका एक एबिलिटी है इसका करने का। इसके दौरान एक कम्प्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बन जाते हैं मेड ऑफ मैनी सेल्स, और ऐसे लिविंग बींग्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एनिमल्स हो गया, जैसे ह्यूमंस हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे हम खाली आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक सबसे मतलब लार्जेस्ट एक सेल है ऑस्ट्रिच का, सिंगल सेल जो ऑस्ट्रिच का एग है, लार्जेस्ट सिंगल सेल। ओके, ये जो येलो पार्ट है बीच में, ये यॉक है ऑस्ट्रिच एग का, जो कि एक सिंगल सेल है। द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड मेजरिंग अबाउट 130 मिलीमीटर to 170 मिलीमीटर इन डायमीटर। ओके, the egg contains extra non-cellular material, a cell for protection and white liquid that nourishes the cell during its continued development। एक इसमें सेल होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है आउटर लेयर से। ओके, प्रोटेक्ट करता है कुछ भी चीज़ों से, और जो उसका अंदर जो वाइट लिक्विड होता है मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है, उस बॉडी को नरिशेस करता है, डेवलपमेंट करता है उस बॉडी को उस सेल के अंदर। ओके,
सो इट्स फॉर टुडे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 में करेंगे इसका। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। And don't forget to like, share and subscribe to my channel if this video helped you found better. Okay.